अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आई नो दैट लॉन्ग टाइम नो सी, बट मेरे अपने भी पेपर सम हाउ स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसकी वजह से मैं गायब थी इंस्टाग्राम के पेज से भी और अपने यूट्यूब चैनल से भी। लेकिन उस दौरान भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा याद किया और मेरे जो ख़ुद अपने फेवरेट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने, खैर अलबत्ता मुझे सारे ही पसंद हैं लेकिन कुछ होते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। उन लोगों ने बोला मैम समर कैंप चल रहा है, जिस तरह के सीज़न है लेकिन इतना ज़्यादा सिलेबस है और टीचर्स इस कदर दौड़ में लगे हुए हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की हमें समझ ही नहीं आ रही है, जो कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 11 है। और बहुत ज़्यादा हमें ये वाला चैप्टर तंग कर रहा है। पर्सनली ये हमारा 10th में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि किताबें चेंज हो चुकी हुई हैं और आप लोगों के तो चैप्टर्स भी थोड़े से ज़्यादा हो गए हुए हैं। लेकिन हमारी दफ़ा इस तरह नहीं था। 10th में ये वाला चैप्टर हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था एंड मैंने ये चैप्टर छोड़ दिया था बिकॉज़ मुझे बहुत आलीशान टीचर मिली थी और सैल्यूट टू हर की, जिनकी वजह से मैंने ये चैप्टर छोड़ दिया। खैर हर टीचर अपने एंड पर अच्छे करने की शायद कोशिश कर रहा होता है, आई डोंट नो, बट बहुत कम टीचर्स होते हैं जो वाकई में अच्छा करते हैं। सो अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो ये वाला चैप्टर मेरा फेवरेट हुआ सेकेंड ईयर में। मैं ऑलरेडी उन टीचर के बारे में बता चुकी हुई हूँ कि उनकी वजह से केमिस्ट्री से मुझे इतना लगाव हुआ, इतनी मोहब्बत हुई सिर्फ उनकी वजह से। कॉलेज लेवल पर वो मुझे इतनी कमाल टीचर मिली एंड हाइड्रोकार्बन्स आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आपने केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ी, इंस्टाग्राम पे इतना इतना प्यार दिखाने के लिए शुक्रिया। इस कदर उसमें व्यूज़, लाइक्स, कमेंट, थैंक यू सो मच बच्चों। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं और इतने बच्चों ने मेरे से बोला मैम हमें नोट्स शेयर कर दें, हमें नोट्स शेयर कर दें। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बच्चों के लिए वाकई में वो ज़रूरत थी, वो एक उनकी नीड थी। खैर अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करूँ तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और आपकी जो सेकेंड ईयर की बुक है, अब तो नहीं मुझे इस चीज़ का आइडिया, लेकिन हमारे टाइम पर आपकी जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है वो डिवाइड हो जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड आई वाज द वन जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से अपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस की। और ये बहुत जिगरे वाली बात होती है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये बात मैं जितना भी अपना क्रेडिट है मैं अपनी टीचर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों ने इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत अंदाज से हाइड्रोकार्बन्स हमें समझाया। हाइड्रोकार्बन्स खैर ये एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फर्दर भी चैप्टर्स थे उसमें। सो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को ही अटेम्प्ट किया। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ऑब्वियसली क्योंकि क्वेश्चंस आपको पूरे करने होते शॉर्ट क्वेश्चन, तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मुझे करनी पड़ी। लेकिन जब आप एक मरतबा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ जाओगे ना तो आपको इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बकवास, इतनी नॉनसेंस लगेगी क्योंकि भाई मुझे तो ऐसे ही लगता था, मुझे लगता था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है भाई, असल मज़ा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यकीन माने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये आपका चैप्टर 11 है हाइड्रोकार्बन्स के नाम से, और आपका बहुत टाइनी सा ये चैप्टर है। और मैं पेयरिंग स्कीम कल सर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन निकले हैं। इट मीन्स दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन ही इसमें से आया, लेकिन अब आई डोंट नो, क्योंकि उस टाइम पे तो स्मार्ट सिलेबस था। लेकिन इस दफ़ा का हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से जनरेट करते हैं कि नहीं करते हैं। खैर हमें क्या, हमें तो बेसिकली मेन कंसेप्ट चाहिए। क्यों भाई, एमकेट नहीं आप लोगों ने क्लियर करना, बताएं ना ज़रा। आप लोगों ने आगे जाके लाइक डॉक्टर्स, लाइक इंजीनियर्स नहीं बनना आप लोगों ने। सो आप लोग सिर्फ इस चीज़ के पीछे ना भागे कि हाय इसके हमें कोई बता दे इसके कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से आ सकते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन। भाई आप लोग फ्यूचर टॉपर्स हो, आप लोगों ने बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए। सो आप इन चीज़ों के पीछे ना भागो, एक चीज़ के पीछे भागो, ठीक है। और वो क्या चीज़ है, वो है कंसेप्ट्स। अगर आपने 3 इडियट्स देखी है ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि कंसेप्ट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गॉट इट। सो बग़ैर किसी मज़ीद वक्त ज़ाया किए हुए हम चलते हैं। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन के साथ हम हाइड्रोकार्बन्स करेंगे, दिस वन एंड सम सॉर्ट ऑफ अल्केन्स माइट भी आ जाएंगे, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँ, आई डोंट नो। लेकिन बग़ैर वक्त ज़ाया किए इसे स्टार्ट करते हैं।
ये आपके कोई स्कूल का क्लासरूम तो है नहीं है कि हम भागी भागी जाएंगे कि चलो कि आपके चैप्टर में डाइव इन करते हैं, देखते हैं क्या बकवास कर रहा है। खैर, हाइड्रोकार्बन समझने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट्स पर कमांड होनी चाहिए है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो कंसेप्ट्स हमारे पास हैं क्या। अब इन कंसेप्ट्स की तरफ हम जाते हैं। चैप्टर 11 हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स हम कह क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इसका मतलब क्या है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन्स ऑब्वियसली मीन्स कार्बन। अब इसके हम स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। हमें पता है जो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होता है, एटम, हमें पता है कि एटम के क्या स्ट्रक्चर होता है। ये तो मैंने एटम का स्ट्रक्चर बना दिया है, अगर आप लोगों को भूल गया हुआ है तो ये आप लोगों के लिए मैंने लेबलिंग की हुई है। ओके, अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर में हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ओके, एंड अगर हम कार्बन की बात करें तो उसके फर्स्ट शेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, एंड उसके सेकंड शेल में, आप इसे लास्ट शेल कह लें, आप इसे वैलेंस शेल कह लें, आपकी मर्ज़ी है, उसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको याद कुछ आ रहा है अपने चैप्टर 3 में ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल? कुछ तो याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है तो चलें इसे रिवाइज करते हैं। डुप्लेट रूल आपसे कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में हो जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो वाला जो एटम है वो स्टेबल हो जाता है। हर एटम का ख्वाब होता है स्टेबल होना। गॉट इट? नोबेल गैसेस की ये बात लगा लें। ओके, तो डुप्लेट रूल में वो कह रहा है कि अगर एक एटम के वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। ऑक्टेट रूल की बात करें तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए आउटर मोस्ट शेल में तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू यू, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हाइड्रोजन कौन सा रूल फॉलो करना चाहेगा? उसके लिए सबसे ज़्यादा आसानी किस चीज़ में है, डुप्लेट रूल में या ऑक्टेट रूल में? ऑब्वियसली डुप्लेट रूल में। एक इलेक्ट्रॉन अचीव करके वो स्टेबल हो सकता है, तो वो पीछे 7 इलेक्ट्रॉन्स क्यों पूरे करे डुप्लेट रूल के पीछे? आप खुद अंदाज़ा लगाएं ना। इसलिए वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के पीछे भागेगा कि कहीं से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, म्यूचुअल शेयरिंग में मिल जाए, मुझे कंप्लीट ट्रांसफ़र में मिल जाए, लेकिन मुझे मिल जाए इसे। गॉट इट? तो वो हमारे पास क्या, हाइड्रोजन स्ट्रक्चर जो है, मतलब जो हाइड्रोजन एटम है, वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। अब आ जाती है हमारे कार्बन स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं, मतलब कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आपको पता है ना कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना भी आसान काम नहीं है। लेकिन एक एटम है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, अब वो दूसरा लूज़ करेगा तो प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, उसके अंदर ज़्यादा पावर आ चुकी हुई है, वो बोलेगा अब नहीं कर, वो भी देगा लेकिन ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो कार्बन स्ट्रक्चर क्या बोलेगा, कार्बन बोलेगा भाई डुप्लेट रूल की जगह हम ऑक्टेट रूल की तरफ जाते हैं, मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ले लेता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई कि मतलब जो कार्बन है वो ऑक्टेट रूल को पूरा करेगा और जो आपका हाइड्रोजन है वो डुप्लेट रूल को पूरा करेगा। अब आ जाते हैं कि ये कौन कौन से बॉन्ड्स को फॉर्म करता है। चैप्टर 3 हमारा सम सॉर्ट ऑफ रिवाइज हो रहा है अगेन, तो आप अंदाज़ा लगाएं चैप्टर 3 कितना इंपॉर्टेंट है। कार्बन फॉर्म्स बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। हमें पता है कि वो आयनिक बॉन्ड भी बनाता है और कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है। आयनिक बॉन्ड वो मेटल्स के साथ बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? मेटल्स के साथ। और मेटल्स में तो आपको पता है कि वो इतने खुश होते हैं कि भाई हमसे इलेक्ट्रॉन्स ले लो, हमें ज़रूरत नहीं है, वो इतने इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ तो फिर बाद में कंप्लीट ट्रांसफ़र आ गया ना, आपके एटम ये कार्बन के स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र हो गया, तो वो तो भाई आयनिक बॉन्ड बन गया, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। लेकिन कोवलेंट में ऐसा नहीं होता, कोवलेंट में तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ऐसे ही क्या। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो नॉन मेटल्स के साथ, जब कार्बन नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इट मीन्स कि हाइड्रोकार्बन्स में हम नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे कार्बन के साथ। ओके, अब हाइड्रोजन है वो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, मेटालिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड को ही डिस्कस करोगे। तो ये मैंने जो आपको ओवरऑल दिया है, ये एक मैंने जनरल कंसेप्ट दे दिया है, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स में लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कोवलेंट बॉन्ड को ही डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सो मच वैरायटी एंड लार्ज इन नंबर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास इतने लार्ज इन नंबर होते हैं, इतनी डाइवर्सिटी होती है, इतनी वैरायटी होती है इसमें, लाइक मिलियंस ऑफ, सेवरल मिलियंस ऑफ। और आप लोगों को तो पता ही होगा, बिकॉज यू आर जेंजीज, सो आप लोगों को पता होगा कि मिलियंस में कितने जीरोस आते हैं। कहने में आसान है मिलियंस, लेकिन एक दफ़ा आप इकट्ठे करना स्टार्ट करो चीज़ों को तो आपको लग पता जाता है। दे एग्जिस्ट नेचुरली एंड कैन सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्री। ये कुदरती तौर पर पाए जा सकते हैं और इन्हें हम लेबॉर्ट्री के अंदर बना भी सकते हैं। गॉट इट? होप सो यहाँ तक जो है हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि हम
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक चैप्टर 11 हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट्स आपके आगे जाके काम आएंगे। अब आती है बात भाई कार्बन की। कार्बन को बहुत पसंद है कार्बन, मतलब कार्बन को कार्बन बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके पास एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। मतलब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है और इतने ज़्यादा वो लॉन्ग चेन्स बना देगा, वो ब्रांच बना देगा। अब देखिए ये जो है ये स्ट्रेट है, सीधा आपको नज़र आ रहा है, कार्बन सीधे पड़े हुए हैं ना आपके, तो इसे मैं क्या बोलूँगी, लॉन्ग स्ट्रेट कार्बन चेन। ओके, तो ये हमारे पास आ गई। लेट्स सपोज अगर इस कार्बन के साथ मैं यहाँ कार्बन ऐड कर देती, जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, तो मैं उसे कह देती ब्रांच्ड। ओके, और इस एबिलिटी को, इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। ओके, सिर्फ कार्बन ही नहीं है पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट, और भी 2-3 एलिमेंट्स हैं जो कैटिनेशन वाला काम करते हैं। गॉट इट। लेकिन भाई हम तो हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन्स। दिस इज़ द रीज़न दे आर लार्ज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्स। यही वजह है कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कम्प्लेक्स हैं अपनी नेचर में, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा लार्ज हैं अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब बात आ जाती है हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड्स की, एक है हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड और एक है हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके तो माशाल्लाह से किताब के अंदर सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में ही डिस्कस किया गया है, लेकिन मैं आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में भी बताऊंगी। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब ये है जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए। ओके, जब सिंगल, याद है ना आपको कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़े थे, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो ये उस सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। तो कार्बन मेक सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। गॉट इट। और अनसैचुरेटेड में क्या है, जब कार्बन या तो डबल बनाए या ट्रिपल बनाए, मतलब एक से ज़्यादा जब वो बॉन्ड्स क्रिएट करेगा मतलब कार्बन के साथ ही दूसरे कार्बन के साथ, तो वो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स के बारे में। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन टाइप्स क्या हो सकती हैं, अल्केन्स जो कि आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड है, अल्कीन्स जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और अल्काइंस जो कि आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही है। अगर मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि अल्केन्स लाइक ये एन, ये इन और ये आइन, इस तरह आप इसे समझ लें। एन हम कहेंगे सिंगल को, इन हम बोलेंगे डबल बॉन्ड्स को, और यहाँ आइन हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड्स को। गॉट इट। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। अल्केन्स का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है CnH2n+2। एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं कि हम ये फॉर्मूला क्यों, मतलब क्या है इसकी रीज़न है, कि मतलब अब हर किसी के डिफरेंट है। आई डोंट नो आपने वो वाली रील देखी है कि नहीं, खुद के बताओ। अल्केन ऐसे वो कुछ है, वो कोई रील है। सो आप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने देखी होगी कि ना वो कोई इंडियन यूट्यूबर है, सो ही वाज लाइक कि खुद के बताओ अल्केन का फॉर्मूला, अल्कीन का फॉर्मूला, अल्काइन का फॉर्मूला। सो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस फॉर्मूले का जो मकसद है वो ये है कि कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होगी कंपाउंड के अंदर। कार्बन की तो हमें समझ आ जाएगी, किस तरह समझ आएगी वो मैं आपको बताऊंगी आगे जाके अल्केन्स वाले टॉपिक पे। ओके, तो वो कहते हैं कि कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ हम मिथेन का ले लेते हैं। आपको याद है ना मिथेन, CH4 हम इसे कहते हैं। ओके, अभी आप फिलहाल CH4 को छोड़ दें, हम मिथेन की तरफ जाते हैं। मेथ का मतलब होता है एक कार्बन, ये मेथ का, और एन का मतलब है कि उस एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड का यूज़ हुआ हुआ है। ओके, तो अगर हम एक कार्बन है तो यहाँ हमने एक कार्बन ले लिया, फॉर्मूला को पुट करें ना, एन की जगह हमने 1 लगा दिया, H2 इधर। अब ब्रैकेट के अंदर जाहिर सी बात है यहाँ 1 था तो यहाँ 1 आ गया, +2, तो यहाँ देख लें C1, 2 1 2 +2, फिर C1, 2 + 2 4, तो ये कितना हो गया CH4। ये देखें हमने ये पढ़ा हुआ है CH4 मीथेन हमने पढ़ा हुआ है। और अगर मैं इसे ये हमारा कंडेंस्ड फॉर्म है, और अगर मैं इसे खोल के लिख दूँ कि ओरिजिनली किस तरह प्रेजेंट होता है, तो देखिए कार्बन आपका सेंटर में है, बॉन्ड यहाँ बन गया H का, बॉन्ड इधर भी बन गया, इधर भी बन गया, इधर के बन, तो कितने हमारे पास बॉन्ड हुए, हमारे पास 4 हाइड्रोजन हुए। और यहाँ आप देख लें हाइड्रोजन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, अगर आपको याद हो, ये देखें था ना, हमने पीछे पढ़ा है। तो अब हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए था, मतलब ईच हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था खुद को स्टेबल करने के लिए, तो वो इन लोगों ने यहाँ कार्बन के साथ शेयर कर दिया। ये देखें ऐसे, ये, और जब इन लोगों ने कार्बन के साथ शेयर किया तो कार्बन के भी 8 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन के भी
दो पूरे हो गए, मतलब हाइड्रोजन ने आपके डुप्लेट रूल को फॉलो किया और कार्बन ने आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, जिसकी वजह से ये हमारे पास स्टेबल हो गया। अब हम ज़रा किताब पर आ जाए, क्योंकि कंसेप्ट तो हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका हुआ है। नहीं हुआ तो आप दोबारा से उस चीज़ को देखिए, उस पार्ट को देखिए। वो कहता है ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नाउन टू कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका जो मेन एलिमेंट है, जो जान है, वो हमारे पास कार्बन की है। ओके, दिस फैक्ट हैज़ लेड अस टू डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है ना उसकी डेफिनेशन? नहीं याद है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ मैंने ब्रांचेस को शेयर किया हुआ है। गॉट इट? As the chemistry of carbon compounds, the ionic compounds like carbonates, cyanides, carbides, and cyanates, etc., and the oxides of carbon are however classified as inorganic compounds. मैंने आपको बताया था ना कि कार्बन आपके और कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, आयनिक बॉन्ड भी बनाता है। अब ये वाले जो कार्बन हैं, लाइक जो कार्बोनेट्स में आपका कार्बन है, साइनाइड्स में कार्बन है, कार्बाइड साइनेट्स में कार्बन है, या ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, इसमें जो यूज़ हुआ है वो आपका आयनिक बॉन्ड बना रहा है। गॉट इट? लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड ही वो क्रिएट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज वेल। मतलब भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन्स को नहीं डिस्कस करेंगे, इसमें आप हाइड्रोजन को भी डिस्कस करेंगे, आप इसमें ऑक्सीजन को भी डिस्कस कर सकते हैं, नाइट्रोजन को भी, एंड हैलोजन को भी। हैलोजन फैमिली तो आपको याद होगी ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। गॉट इट? अब वो कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फेमस फॉर देयर लार्ज नंबर एंड डाइवर्स बिहेवियर। मतलब इनकी खासियत क्या? अगर कोई मुझसे पूछे कि आप ज़रा 2 लफ्ज़ों में बताएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या, तो हम बोलेंगे कि वो बहुत लार्ज इन नंबर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। मतलब सेवरल मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नाउन टू एग्जिस्ट नेचुरली और हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्री। मतलब या तो ये हम कुदरती भी पाए जाते हैं और इन्हें हम लेबॉर्ट्री में भी बनाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है, ये वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अब जाहिर सी बात है कंपाउंड्स आपके मॉलिक्यूल से बनते हैं, तो जब आपके कंपाउंड ही ऑर्गेनिक है तो मॉलिक्यूल्स भी तो ऑर्गेनिक होंगे, तो इसकी वजह से आपने घबराना नहीं है। आर यूजली लार्ज, ये आमतौर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, एंड मोर कम्प्लेक्स इन नेचर। मैंने आपको वो कार्बन की वो लाइन बताई थी, वो कितने मैंने कार्बन ऐड किए हुए थे, तो वो आपको नहीं लग रहे थे कि वो ज़्यादा ही कम्प्लेक्स है? वो बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज स्ट्रक्चर है, तो आप अंदाज़ा लगाएं वो एक मॉलिक्यूल कितना बड़ा है। इसलिए वो कहते हैं, हम कहते हैं कि ये लार्ज होते हैं और कम्प्लेक्स होते हैं अपने नेचर में। दे इंक्लूड बायोमॉलिक्यूल्स। बायो मीन्स लाइफ, मॉलिक्यूल्स का हमें ऑलरेडी पता है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ज़िंदगी, मतलब लाइफ बनाने में, ज़िंदगियों में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स etc। अब सिंथेटिक फाइबर्स क्या है हमारे पास? मतलब आपने कभी नायलॉन देखी है? ये हमें, मतलब जिसका कॉटन है, हमें फसल एक नेचुरली हमें कॉटन मिलता है, यहाँ इस तरह नहीं है। मतलब ये लेबॉर्ट्री में धागे बनाए जाते हैं केमिकल्स को यूज़ करके, उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। गॉट इट? सो जो लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता होगा कि प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्ब्स, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स क्या चीज़ है। The number of compounds formed by the element carbon is far more than the total number of compounds formed by all the rest of elements put together। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने कभी पीरियोडिक टेबल देखा है? पीरियोडिक टेबल में कितने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं? वो कह रहा है कि एक सिंगल कार्बन इतने कंपाउंड्स बनाता है, इतने कंपाउंड्स बनाता है कि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल उतने, अगर हम उन्हें मिला दें, उन्हें जोड़ दें, वो तब भी उतने कंपाउंड्स नहीं बना सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है कार्बन के लिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना कार्बन लाइक फाइक है भाई पीरियोडिक टेबल में। अब वो कहते हैं दिस इज़ ड्यू टू सम यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। और ये क्यों रिजल्ट में है? रिजल्ट इसलिए क्योंकि यूनिक प्रॉपर्टीज़ को कार्बन कंटेन करता है। The element carbon is present at the center of the periodic table and it is generally not possible for it to gain or to lose electrons to form ionic bonds. Generally not possible, लेकिन वो बनाता है। Got it? वो बनाता है। Therefore it forms 4 covalent bonds. इसीलिए वो 4 हमारे पास covalent bonds बनाते हैं। अब यही आप देख लें, एक सिंगल कार्बन है। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसके वैलेंस शेल में मौजूद थे, सो इसे खुद को स्टेबल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है कार्बन इटसेल्फ तो सिर्फ 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है ना। सो बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज दीज कोवलेंट बॉन्ड्स आर शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग, इनेबलिंग कार्बन टू गिव स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड विद इटसेल्फ विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मतलब कार्बन इटसेल्फ छोटा है, ठीक है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड्स बनाएगा। किसके साथ? अपने साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। ये अब कैटिनेशन
अगर आपको कंसेप्ट वाली याद हो बात। The self-linking property of carbon is called catenation, and due to this it forms long, strained and branched chains and rings. याद आया कुछ जो मैंने आपको पहले बात की थी, वही किताब बात कर रही है। कार्बन एटम मोस्टली फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हैलोजेंस। मतलब जो कार्बन है वो ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड किनके साथ बनाएंगी? अपने कार्बन भाई के साथ ही, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हैलोजेंस के साथ। Compounds in which carbon forms single bond with other atoms are called saturated compounds. मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगी, विद अदर एटम्स इन लोगों ने क्यों लिखा हुआ है पता नहीं, लेकिन विद अदर कार्बन एटम्स की बात होगी, विद अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना सेचुरेटेड कंपाउंड कौन से थे? अल्केन थे ना। तो अल्केन आपके पास सिंगल बॉन्ड बना रहा था, जिसकी वजह से हमने क्या बोल दिया कि वो सेचुरेटेड कंपाउंड्स है, जबकि अल्कीन और अल्काइंस वो हमारे पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स है। क्यों? उसकी रीज़न ये थी कि जो कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ या तो डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ भाई कार्बन एटम्स आना चाहिए। पता नहीं आपकी किताब, वैसे ना आपकी बुक में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, लेकिन यहाँ अदर एटम्स की जगह कार्बन एटम्स आना चाहिए। आपको अपनी टीचर से भी डिस्कस आप ज़रूर कीजिएगा कि मैम अगर हम कार्बन एटम्स लिखें तो कोई मसला तो नहीं होगा। खैर मेरी जहाँ तक अकल काम कर रही है, मैं तो यही बोलूँगी कि भाई साहब यहाँ कार्बन एटम्स आना चाहिए, अदर एटम्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप क्लासीफाई नहीं कर पाओगे। ओके, सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा दीज कंपाउंड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय देयर स्ट्रक्चर फार्मूलाज। ऐसे कंपाउंड्स जनरली अपने स्ट्रक्चर फार्मूलाज से जाने जाते हैं। मीथेन अ सैचुरेटेड कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फार्मूला। ये आपके मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जबकि ये उसकी कंडेंस्ड फॉर्म है। A structure formula thus shows the symbols for the atom present in the compounds। अब आपको पता चल रहा है कि इस स्ट्रक्चरल फार्मूला में हाइड्रोजन किधर प्रेजेंट है और कितने प्रेजेंट है, और कार्बन किधर प्रेजेंट है और कितने प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ लोगों ने क्या बोला हुआ है? A structure formula thus shows the symbols for the atoms present in the compounds connected by short lines। ये bonds को short lines का नाम दिया गया, which represent the bonds को represent कर रहे present in them। Other examples of saturated compounds are ये C2H6, CH3, Cl, CH3, OH, CH3, NH2, ETC। यहाँ मैं इनके नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने ये वाला कंसेप्ट हासिल नहीं किया है। जिस तरह ये हम कंसेप्ट हासिल करेंगे, आप लोगों ने मुझे ख़ुद बताना है पर्सनली कमेंट्स पे कि ये इनके क्या नाम होंगे अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। गॉट इट? चलो बच्चों, अब हमारी बारी आती है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन्स मीन्स कार्बन्स। द फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स constitutes a very large number of simple organic compounds containing carbon and hydrogen only। मतलब हाइड्रोकार्बन्स की जो फैमिली है, अब फैमिली क्या होगी? जाहिर सी बात है ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए तो उसे हम हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली कह देंगे। वो कहते हैं अ लार्ज नंबर, मतलब बहुत लार्ज नंबर पर हमें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स विच वी यूज़ एवरी डे, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल गैस, LPG। आपने देखा होगा कि ये पिछले दिनों जब जंग हुई थी तो उसमें बार बार आ रहा था इंडिया के रील्स में कि LPG की शॉर्टेज। हमारा यहाँ देखिए CNG से हम बखूबी वाकिफ़ है पाकिस्तानी लोग। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एंड ऑल सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। अब आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है आपकी डेली लाइफ में, जहाँ आप लोग इतना ट्रैवल कर रहे होते हो, डिस्टेंस आप लोग पार कर रहे होते हो, जो घर में खाने बन रहे हैं वो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों। ठीक है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ये सोचने की ज़रूरत है कि यही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करके इस किताब को जला दें। गलत बात। दीज हाइड्रोकार्बन्स ऑल्सो सर्व एज अ फीड स्टॉक का मतलब यहाँ ये इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम इन हाइड्रोकार्बन से मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं, बहुत मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होंगे। गॉट इट? मतलब फाउंडेशन होगी, जो हम चीज़ें बनाएंगे उसकी फाउंडेशन होगी, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स इटसेल्फ रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होंगे। इसलिए फीडस्टॉक का नाम दिया गया टू प्रिपेयर मोर कम्प्लेक्स एंड यूजफुल कंपाउंड्स लाइक प्लास्टिक्स, मेडिसिन, सिंथेटिक फाइबर्स। मैं ऑलरेडी बता चुकी सिंथेटिक फाइबर्स क्या है। पेंट्स एंड वार्निशेस। अब वार्निशेस होते क्या है? एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड कोटिंग, चमकदार तह, मतलब एक लेयर होती है जो लकड़ी या मेटल पर हिफाजत और चमक के लिए लगाई जाती है। सो वार्निशेस आप इसे कहते हैं। ओके, इसमें मतलब रेजिन, आपने रेजिन देखा हमने, रेजिन आर्ट। सो वार्निशेस उसी में आ जाता होता है। हाँ, और वार्निशेस का ये भी है कि जब आप इसे मतलब रखोगे थोड़ी देर के लिए तो ये ड्राई हो जाएगा, जिसका रेजिन आपका हो जाता होता है बच्चे। हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल स्ट्रक्चरल टाइप्स कॉल्ड अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। अगर आपने मेरी वो वाली देख ली है, वो वाला पार्ट देख लिया हुआ है आपने, तो भाई बच्चों
आप देख रहे हैं कि अगर वो कंसेप्ट हो गया जो मैंने लिखा हुआ था, जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, तो आप ऐसे चुटकियों में ये वाला टॉपिक करेंगे कवर। ठीक है, उस पर आपने ज़रूर ध्यान देना है, वो आपका रॉ मटेरियल है, वो आपकी फाउंडेशन है। ओके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक लाइक क्या एरोमा आ रहा है, मतलब खुशबू। ओके, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। ओनली एल्केन्स आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों, बहुत बहुत मुबारक हो। हमने तो एल्केन्स भी पढ़ा था, एल्केन्स भी पढ़ा था, अल्काइंस भी पढ़ा था। पर्सनली आई लव एल्केन्स एंड अल्काइंस, आई हेट एल्केन्स। खैर छोड़े, लेकिन ऐसी बात नहीं कि मैं एल्केन्स को छोड़ देती होती हूँ। एल्केन्स थोड़ा सा मुझे टफ टाइम देता है, आई डोंट नो आप लोगों को देगा कि नहीं देगा, और इस चैप्टर में तो नहीं, खैर अलबत्ता तो आपको कहाँ से देने वाला है। मीथेन इज़ द सिंपलेस्ट एल्केन एंड इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल, बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक हाइड्रोजन गैस, कार्बन ब्लैक, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म एंड हायोसाइनिक एसिड। मतलब एक मीथेन है, ठीक है, मीथेन आपकी फैमिली आ गई, लेकिन वो क्या कुछ बना रहा है आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। और आपको पता है कि जो डंग होता है काउस का, या ये जो भी जानवर हैं इनका, पता है कि यूज़ होते हैं गांव में, अगर आप देखें तो वो आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, लाइक थेपले वगैरह, और दीवारों पे हम चिपकते देखते हैं, वो बेसिकली मीथेन गैस ही रिलीज़ कर रहा होता है, तभी तो वो आग लगती है, तभी तो फ्यूल लगता है। ठीक हो गया। सो मीथेन का आप अंदाज़ा लगा लें भाई, सिंपलेस्ट भी है, ओके, लेकिन वो क्या कुछ बना रहा है। अब बारी आती है अल्केन्स की, जो कि हमारे पास 11.2 है। हमने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन को, हमने डिस्कस कर लिया हाइड्रोकार्बन्स को। अब बात आती है अल्केन्स की, जो कि मेन इस चैप्टर की जान होगी। अल्केन्स आपके पास सिंपलेस्ट फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है विद ओनली कार्बन टू कार्बन एंड कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अल्केन का मैंने आपको बता दिया, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, रिप्रेजेंट करना। लेकिन उससे पहले ये जो हम मीथेन मीथेन पढ़ रहे हैं, ये नाम आया कहाँ से, उसकी तरफ हम चले जाते हैं। ये जो टेबल 11.1 है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट के लिए। सो अगर हम देखें रूट, जो मेन जड़ है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पे डिपेंड करेगी। एक कार्बन है तो मैं उसे बोलूँगी मेथ, ओके। फिर बाद में हमारे पास आ जाएगा 2 कार्बन्स, तो एथ, 3 कार्बन्स प्रॉप, 4 कार्बन्स बट, 5 कार्बन्स पेंट, 6 कार्बन्स हेक्स, 7 कार्बन्स हेप्ट, 8 कार्बन्स ऑक्ट, 9 कार्बन्स नॉन, 10 कार्बन्स डेक। ओके, सो अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन में आपको मिथीन या मिथाइन नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे, मीथेन में सिर्फ एक कार्बन एटम है, तो एन और आइन तो तब बनेगा ना जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अपना बॉन्ड क्रिएट करे, डबल में या ट्रिपल में। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो वो फिर मेथ नहीं रहेगा, ठीक है, या वो फिर बाद में एन या इन या आइन नहीं रहेगा, मतलब मिथीन या मिथाइन नहीं रहेगा। एथ से बात करते हैं। अब देखें, अगर कार्बन एटम्स, ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बना रहा है, तो मैं इसे बोलूँगी ईथेन। क्या बोलेंगे? ईथेन। और ना हम बात करते हैं एल्केन्स की, हम इथीन इथाइंस पर जाते ही नहीं है। अब प्रॉप है तो मतलब जो कार्बन है 1, 2 और ये 3, ये आप यहाँ लगा लें, ये 3 कार्बन हो गए। और तीनों कार्बन में क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे प्रोपेन। इसी तरह 4 कार्बन्स को आप अटैच कर लें तो ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। गॉट इट? ये बात, ये आपने ना आपके कंसेप्ट के लिए बच्चे ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आ जाती है कि यहाँ वो लोग क्या कह रहे हैं, अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जाहिर सी बात है, सेचुरेटेड कहलाना ही है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसमें। बिकॉज ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन इन देम आर फुली यूटिलाइज्ड, मतलब इस्तेमाल कर दिए गए हैं, या तो हाइड्रोजन एटम्स से इस्तेमाल कर दिया या बाकी दूसरे कार्बन एटम्स से इस्तेमाल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इन ईथेन, अब इन लोगों ने इस चीज़ को खोला नहीं हुआ है, क्या इसे हम खोल के लिखें? ये तो कंडेंस फॉर्म है। ओ, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े और हम स्ट्रक्चर फार्मूलाज को ही ना डिस्कस करें तो गलत बात है। चलें इसे लिख कर देखते हैं। अब इथेन में हमारे पास कितने हैं? इथेन में हमारे पास 2 कार्बन आते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं 1, 2, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया? इथेन। अब हम इन सबको फुल फिल कर देते हैं। ये कार्बन 1, 2, 3, 4 बॉन्ड बना दिए इसने। अब ये कार्बन 1 ऑलरेडी बन गया, 2, 3, 4। अब इन सारी खाली जगहों पे आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो। जब आप ऐड कर दोगे तो आप काउंट करो कितने कार्बन हैं? 2, तो यहाँ हमारे पास 2 कार्बन आ रहे हैं। कितने हैं? 3, 3,
प्लस करें आप 6 आते हैं, 1 2 3 1 2 3 3 + 3 6, तो जाहिर सी बात है इथेन तो बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्मूला है। बोथ द कार्बन एटम्स आर फुली सैचुरेटेड विद सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड ही तो बना हुआ है कार्बन कार्बन के दरमियान। अच्छा ये बच्चों ये याद रखिएगा, अब ये ना हुआ कि आप लोगों ने कंफ्यूज हो गए हो कि हाय इसके साथ शायद इसे सिंगल बॉन्ड की वजह से हम इसे सैचुरेटेड कंपाउंड करें। नहीं, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा तब हम उसे बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। गॉट इट। अब वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इन इथेन बोथ द कार्बन एटम्स आर फुली सैचुरेटेड विद सिंगल बॉन्ड्स, अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, मुबारक हो आप लोगों को। वेयर n इज एन इंटीजर, मीथेन बीइंग द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट हाइड्रोकार्बन। माशाल्लाह से मीथेन माँ बाप बन चुका हुआ है, बाप बन चुका हुआ है, मुबारकबाद दीजिए। एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेट कम्प्लेक्सिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेम ईच एंड एवरी कंपाउंड इंडिविजुअली। जाहिर सी बात है इतना वेला टाइम किसके पास है भाई कि अब हम हर एक लाइक सेवरल मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आपके पास मौजूद है और आपने सबके नाम रख लिए हैं। तो भाई कोई आप अकल के नाखून खाएं। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री has devised a systematic way of naming organic compounds called IUPAC nomenclature। मतलब नाम देना है, जो लोग बायो पढ़ते हैं उन्हें तो पता होगा भाई, नोमेनक्लेचर से वो बखूबी से अवेयर हुए होंगे। सो IUPAC किस तरह, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड और C से केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम of nomenclature the entire name of an organic compound has 3 parts। इसके पास 3 parts होंगे, root, suffix and prefix। सुफिक्स प्रीफिक्स इंग्लिश में याद है कि ये भी मैं तुम लोगों को बताना पड़ेगा ना, लाइक को पता होगा तुम लोगों को। ओके, रूट जड़। अब वो कहना क्या चाह रही हैं, पहले इसे एक दफ़ा रीड कर लेते, समझ आनी नहीं है, ये मुझे भी नहीं आई थी जब मैंने पढ़ी थी, लेकिन इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे चुटकियों में करेंगे। गॉट इट। अब हम बात करते हैं रूट की। रूट में क्या है, इट टेल्स अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मतलब रूट आपको बताएगा कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तभी तो हम यहाँ कह रहे थे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिपेंड करते हैं कि कौन सी रूट होगी हमारे पास। ओके, in the longest continuous chain present in the molecule the roots up to 10 carbon atoms are shown in the 11.1। यहाँ देख लें वाकई 10 नंबर्स तक ही हमें बताया गया है। सुफिक्स की बात करें जो कि रूट के बाद आएगा, सुफिक्स ओके, वो है इट इज़ एडिड आफ्टर द रूट। देखिए किताब भी वही बात करे, एंड टेल्स अस अबाउट द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास क्या है, फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, थर्ड क्लास है, ये बात करना चाह रहा है। प्रीफिक्स की बात करें, प्री मतलब पहले, तो वो क्या कहेगा, इट इज़ इंडिकेटेड बिफोर द रूट, मतलब रूट से पहले की चीज़ इस्तेमाल होगी। एंड टेल्स अस अबाउट द ग्रुप और ग्रुप्स अटैच टू द लॉन्गेस्ट चेन। ये प्रीफिक्स हमें बताएगा कि कौन सा ग्रुप या ग्रुप्स अटैच हुए हैं उस लॉन्गेस्ट चेन के साथ। टू एक्सप्लेन द अबव सिस्टम लेट अस नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब आप देख लें, एक मिनट, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि कार्बन्स को ना हम ज़रा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो अकॉर्डिंग टू यू ये कौन सा रूट होने जा रहा है? ये हमारे पास पेंट हम यूज़ करेंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन ने सिंगल बॉन्ड यूज़ किया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो मैं इसे पेंटेन कह सकती हूँ। ठीक है, इसे मैंने भाई पेंटेन कह दिया। ये अब मुझे बताइएगा, ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन आ रही है, ये देखें ये स्ट्रेट चेन आ रही है, तो इसे मैं स्ट्रेट चेन कह दूँ, थोड़ी सी लंबी भी है, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट तो नहीं है भाई, ये इतनी लंबी नहीं छोड़नी हमने, हाँ लॉन्ग स्ट्रेट चेन ज़रूर है। लेकिन अब आप देखें कि रूट के साथ आपके ग्रुप अटैच हो गया, ये आके ये देखें ये अटैच हो गया, मतलब अब ये स्ट्रेट नहीं रही, ये ब्रांच्ड हो गई है। कि स्ट्रेट तो तब होती ना अगर ये वाला ना होता हमारे पास ये, लेकिन इसके साथ ये अटैच हो चुका है, ये ग्रुप आया है। ओके, तो ये हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ये CH3 मतलब मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो गया आपकी लॉन्ग स्ट्रेट चेन के साथ। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई हो। सबसे पहले है रूट, हमने रूट जानना है, रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने मौजूद हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर। सुफिक्स मतलब रूट के बाद कुछ आएगा, और वो क्या आएगा, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी आगे जाके हम देखते हैं। प्रीफिक्स मतलब रूट से पहले, मतलब आपके चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में कौन सा ग्रुप या ग्रुप्स अटैच हो चुके हैं। ओके, जिस तरह की आपकी चेन चल रही थी, लेकिन यहाँ मिथाइल CH3 को हम मिथाइल कहेंगे, मिथाइल आके अटैच हो गया। अब देखें
उसने हमें भी टास्क दे दिया, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, सो इजी, पीछे हम कर आए हैं। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये देखेंगे हम। आइडेंटिफाई द सब्सटीट्यूएंट और सब्सटीट्यूएंट्स इफ प्रेजेंट। अब यहाँ जानबूझ के आपको तंग करने के लिए ग्रुप या ग्रुप्स भी आप लिख सकते हो, क्योंकि पीछे उन लोगों ने यही डिस्कस किया हुआ है। दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। ये कंटिन्यू चल रही थी, तो मैं इसे बोल सकती हूँ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, ऑब्वियसली कह सकती हूँ, मुझे कौन रोकेगा। एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड अल्केन्स। क्योंकि कौन से टाइप है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये है हमारे पास अल्केन, बिकॉज कार्बन 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 आपस में सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। द रूट इज देयर फॉर बट एंड द सुफिक्स एन। अब आप देख लें, रूट हमारे पास क्या है, बट। इन लोगों ने इसकी बात की है इन कार्बन्स की, तो जाहिर सी बात है जब 4 कार्बन्स हो जाएंगे आपके पास, तो अल्टीमेटली आपके पास बट ही यूज़ होगा, जो कि आपका रूट है। क्या है, रूट है। अब वो कह रहे हैं सुफिक्स, तो सुफिक्स कौन सा होगा, क्लास। हम कब से बात करें, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या तो अल्केन होगा, अल्कीन होगा, अल्काइन होगा। हमें पता चल चुका है कि सिंगल बॉन्ड है, तो हम उसे बोलेंगे एन एडेड टू दिस। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल थस बी गिवन द नेम ऑफ ब्यूटेन। पर्सनली मुझे ब्यूटेन बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई बट आई लव ब्यूटेन। सो अब वो कह रहे हैं द नेम ऑफ द ओनली ब्रांच मिथाइल। देखा, आपकी टीचर नालायक नहीं है, उन लोगों ने ब्रांच को मिथाइल ही बोला है, CH3 आपका मिथाइल होता है। विल बी एडिड टू दिस नेम एज प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स, सो द नेम विल बिकम मिथाइल ब्यूटेन। ये हमारे पास कितना होगा। अब ये नाम ने आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप एक दफ़ा ये अपनी ना कॉपी रजिस्टर में या आप सोल्व करोगे ना, यकीन माने ये इतना मज़े का टास्क हो जाएगा, आप बोलोगे यार और चाहिए हमें, इसका तो हमें मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जाएगा। सो अब देखें, ब्यूटेन हमने ऑलरेडी नाम दे दिया, लॉन्गेस्ट चेन हमने पकड़ ली, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। हमने सबसे पहले देखा कि कितने कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, तो हमारे पास 4 प्रेजेंट थे, तो अकॉर्डिंग टू देम हमारे पास क्या रूट वैल्यू होगी, रूट वैल्यू 4 थी, तो हम उसे बट बोलेंगे। अब हमने क्लासीफाई करना, हमने आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो जाहिर सी बात है एन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स यूज़ हुए हैं, तो मैं इसे ब्यूटेन कह सकती हूँ, मैंने ब्यूटेन लिख दिया। अब मैं देखूंगी कौन सा ग्रुप आके अटैच हुआ है, तो मैं पहले आपको मिथाइल कह रही थी, तो मैं इसे कह सकती हूँ मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह आपका आके ये बन चुका है, इसमें इतनी घबराने वाली बात थी ही नहीं। To specify where the branch occurs, the longest continuous chain is number starting from the end closest to the branch. This number is then attached to the prefix. अब वो यहाँ बात ना बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ना नंबरिंग भी दे देते हैं। मतलब जो ब्रांच आके, मतलब जो ग्रुप आके अटैच हुआ है ना, उससे जो करीब 3 कार्बन होंगे ना, तो हम उधर से ना नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। हम इधर से भी तो कर सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं, जो करीब 3 कार्बन इसका ये है, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने 1 नंबर दिया, 2 3 4 मतलब कार्बन से, तो मैंने 1 2 3 4 लिख दिया। द नेम ऑफ द अबव कंपाउंड विल देन बी। यहाँ देखिए, हमने मिथाइल ब्यूटेन कहा था, ये वाला जो ग्रुप है ये कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे आके अटैच हुआ, दूसरे, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऑब्वियसली मैं लिख सकती हूँ। और ये आप लोगों ने याद रखनी है एक चीज़, कि इसका जो होगा ना लेटर, ये कैपिटल होगा, इससे आपने स्मॉल नहीं करना, ये वाली अपनी गलती नहीं करनी है। यहाँ आप इसे बोलोगे आइसोब्यूटेन। अच्छा, मैं यहाँ आपको मज़े की बात बताऊँ, यहाँ भी आपका ना कोई झक मारी हुई आपकी माशाल्लाह से किताब ने, ये आइसोब्यूटेन हो ही नहीं सकता। आइसो का मतलब होता है ब्रांच। ओके, जब आपने किसी मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना ये, अगर ये ना होता तो मैं बोलती ये स्ट्रेट चेन थी, लेकिन नहीं, अब ब्रांच हो गया है स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो उस ब्रांच को हम रिप्रेजेंट करते हैं आइसो के लफ्ज़ से। तो ये ब्यूटेन नहीं होगा, ये फिर पेंटेन होगा। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ इतने दावे के साथ, उसकी रीज़न ये, नंबर ऑफ कार्बन आप ज़रा करो काउंट, 1 2 3 4 5 हो गया। तो आपके यहाँ क्या कह रहा था कि अगर हमारे पास 5 हो गए नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, तो हम उसे पेंट बोलेंगे। तो फिर भाई ये तो आइसोपेंटेन हुआ ना, आइसोब्यूटेन तो ना हुआ। खैर, इफ ब्यूटेन हैज़ नो ब्रांच इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल और एन ब्यूटेन। या तो हम, आपने ये देखा होगा कि ना ये लफ्ज़ आपके पिछले भी यूज़ हुए होंगे, लाइक एन हम लगा देते, तो इसका मतलब होता है नॉर्मल। गॉट इट? तो ये हमारे पास है नॉर्मल ब्यूटेन। होप सो आपको यहाँ तक बात समझ आ गई हो, क्योंकि मैंने बहुत माइनर लेवल पर जाके आपको सिखाया है, मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी हैं कि आपने चैप्टर करना किस तरह है। आप ऐसे ही डाइव इन कर गए ना, फिर बच्चे नहीं समझ आने। सबसे पहले ना कंसेप्ट्स बिल्ड करते हैं
हमेशा ये टीचर को चाहिए है कि जब भी वो कोई चैप्टर स्टार्ट करवाए, किसी भी वो स्टेप की शुरुआत लें, तो सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि बच्चों की फाउंडेशन अच्छी है, बच्चों की बेस अच्छी है। जब बच्चों की बेस अच्छी नहीं तो उस पर बिल्डिंग बनाने का फिर भाई कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर भी एंड तक कलपता रहेगा आपके साथ, आप लोगों के साथ जलीलो ख्वार होता रहेगा, और बच्चे तो होते ही रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने सिर्फ केमिस्ट्री तो नहीं पढ़नी है, आपने और भी सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना है। तो ये हम किस तरह लेकर चलेंगे? हम इसी तरह लेकर चलेंगे, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करें हमेशा उसकी फाउंडेशन आपको आनी चाहिए है। और होप्स हो इंशाल्लाह इस चैनल पर हम इसी पर काम करेंगे। एंड हमने आज इंट्रोडक्शन कर लिया, हमने एल्केन्स पढ़ लिए, हमने एल्केन्स माशाल्लाह से कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, और ये बहुत मज़े का होने जाएगा, बहुत मज़े का होने जाएगा ये वाला इंशाल्लाह जो वीडियो है। तो आप मेरे साथ इन टच रहें, आप इस चीज़ को ज़रूर पढ़िएगा। और प्लीज़ बच्चों से खाली ऐसे देखना नहीं है 2x की स्पीड पर, ना स्किप करते करते जाना है कि हाय क्या बकवास है। नहीं, आपने कोई भी चीज़ स्किप की तो यकीन करें मैंने तो समझा दिया, और मैंने माशाल्लाह से पास भी कर दिया, और बहुत अच्छे नंबर से मैं पास हुई हूँ अपनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। लेकिन मेरा तो टाइम गुजर गया भाई, ये आप लोगों की ज़रूरत है, और जहाँ ज़रूरत हो ना वहाँ पर इंसान को आजिज़ हम्बल होके वो काम करने चाहिए। गोट इट। तो आप लोगों ने ना इसके बारे में प्रैक्टिस भी करनी है। अब देखिए, जिस तरह उन लोगों ने एक आपको एक्सरसाइज दे दी हुई है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू आयोपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो आपने सबसे पहले क्या देखना है? आपने देखा है कितने नंबर ऑफ कंपाउंड वो हमारे पास कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 है ना। लॉन्गेस्ट चेन हमने पहले आइडेंटिफाई करना है, कर लिया। फिर हमने क्लास को करना था, तो ये क्या था, 4 है हमारे पास, सॉरी 5 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पेन एन, ऐसे ही है। कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं हमारे पास? एक, ये दो मिथाइल ग्रुप्स हैं। अब सबसे करीबी कौन सा है? तो मैं यहाँ से स्टार्टिंग नंबर कर दूँ, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या नंबर होगा, इसका क्या नाम होगा, इसका भी आप मुझे खुद बताएंगे, ठीक है। हम मोस्टली इस तरह लिखते हैं, लेकिन आप इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि हम ये बॉन्ड जो है नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, आप इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, आप पर है, लेकिन आई गेस ये ज़्यादा आसान होता है रेदर देन ये, क्योंकि ये तो पता नहीं क्यों दिमाग ख़राब कर रहा होता है, मेरा भी बड़ा कर देता है मैट्रिक लेवल पर, तो मैं तो इसे प्रेफर करूँगी। बाकी जो आपको आसान लगता है, होप्स हो आज का लेक्चर आप लोगों को बखूबी समझ आया हो और बहुत आसान लगा हो। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों, खुद अपनी अक्ल समझ इस्तेमाल करके कि क्या हो सकता है। गलत हो गया तो क्या हो गया भाई, मैं कौन सा कोई बोर्ड की कोई CEO हूँ, या मैं बड़े आपको नंबर्स दे दूँगी, या मैं बोलूँगी इसे बर्खास्त करो, ये नहीं कुछ कर सकता। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं करूँगी। आप ज़रूर इसके मुझे नाम बताइएगा, ताकि मुझे पता हो कि हाँ भाई मेरे प्यारे बच्चों को मेरी बात समझ आई है। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।